हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 687 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 688 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में आदर्श आचार संहिता एक उल्लेखनीय कदम रहा है। हालांकि वर्तमान डिजिटल युग में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टिप्पणी करें। भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली नहीं, नियमा, ठीक है, नियमावली है, जिसका पालन, अब यहाँ पे पालन मत लिखना, यहाँ पे लिखना अनुपालन, ठीक है, क्योंकि अनुपालन वर्ड ऑफिशियल वर्ड है। अनुपालन चुनाव के समय आवश्यक है। आदर्श आचार संहिता के तहत उल्लेखनीय कदम उठाए गए, जैसे सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाएंगी, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना। ये थोड़ा ना आपसे पूछा है, आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि आप आदर्श आचार संहिता को डिटेल में बताएं, ठीक है ना। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य पर बता दें आप, ठीक है, कि आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य क्यों है, आखिरकार ये क्यों लाई गई, ठीक है, और फिर ये क्यों बाधित हो रही, इसके कार्य मत बताएं पूरी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने बताया, परंतु चुनावों की इस आपाधापी में मैदान में, चुनावों की इस आपाधापी के मैदान में उतरे उम्मीदवार अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए, ऐसे मत बताइए हथकंडे, ऐसे शब्द एक आईएएस ऑफिसर के लिए शोभा नहीं देते हैं। आम जन के लिए, न्यूज़पेपर वालों के लिए, न्यूज़ चैनल्स वालों के, उनके लिए, यूपीएससी के आईएएस एस्पायरेंट के लिए नहीं है, ठीक है। साथ ही वर्तमान में डिजिटल युग में आदर्श आचार संहिता समझ कई चुनौतियां हैं, आती हैं। मुझे लगता है कि शायद आपने ऑडियो नहीं सुना है और फ्रेम भी नहीं देखा है। बिना ऑडियो बिना फ्रेम के आपने उत्तर लिखा है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। क्षेत्राधिकार का मुद्दा, ये पॉइंट आपको बताने हैं, ठीक है। बार बार होने वाले चुनाव, भारी मात्रा पैसे की बर्बादी, ये थोड़ा ना यहाँ बताना है। डिजिटल चुनौतियाँ बतानी, डिजिटल, साइबर अपराध की संख्या, ये 3 पॉइंट हैं आपके। साइबर अपराध की संख्या का धीरे धीरे बढ़ना, ऐसे नहीं बताना। साइबर अपराध की समस्या, डिजिटल मीडिया, मीडिया नहीं होता है, मीडिया होता है। हर जगह तो आप मीडिया सही लिखी हो, ठीक है। डिजिटल मीडिया कि अनियमित प्रकृति तथा कानूनी दंड का, मानकों का अभाव, डिजिटल मीडिया में मानकों का अभाव, ऐसे बताइए, ठीक है। फिर आदर्श आचार संहिता को प्रभावी बनाने हैं तो निम्न उपाय किए जा सकते हैं। आप ये बताइए, इस समस्या को दूर करने में कैसे आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो सकती है, ऐसे बताना है ना। आपने एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है पूरा लिख दिया है आदर्श आचार संहिता पे, कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है, उसके क्या प्रभाव हैं, वैसे आपको ऐसे नहीं बताना है आंसर, ठीक है ना। इसको एक बार फिर से समझिए प्रश्न को। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे सिंपल सा देखो बोल रहा है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में आदर्श आचार संहिता एक उल्लेखनीय कदम रहा है। यानी कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में कई सारे प्रोविजन रहे हैं, बहुत सारे, उनमें से आदर्श आचार संहिता एक प्रमुख रही है। यानी कि अब ऐसे आप इसको समझिए, आप ही की भाषा में, अगर हम यहाँ पे 1 मिनट रुकना, इस पर डायग्राम एक बनाते हैं, फिर हम आपको ये इस चीज़ को और सही करके बताएंगे, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे समझिए, इसको थोड़ा इरेज करें कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार बच्चे प्रश्न को ही नहीं समझ पाते, और हमने आपको जब बताया ना ऑडियो फ्रेम, लगता है आपने सुना नहीं है तो स्किप कर दिया है। दिक्कत तो यही हो रही ना आजकल आंसर राइटिंग में। जैसे सिंपल सा, ये क्या कह रहा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। मान लीजिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, इसको कराने के कई तरीके थे। ये मान लीजिए 5 तरीके थे, एक ये तरीका, एक ये तरीका, एक ये तरीका, एक ये तरीका, ठीक। इसने कहा है कि इस चुनाव सुनिश्चित करने के क्रम में आदर्श आचार संहिता को उल्लेखनीय कदम है। मतलब एक तो तरीका ये था, एक ये भी था, एक ये भी था, एक ये भी था, लेकिन ये 4 उतने अच्छे नहीं थे जितना कि ये। यानी कि आपने कहावत सुनी ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो ये 100 सुनार थे और ये 1 लोहार था। यानी कि एक ये मार काफ़ी है किसी भी धातु को तोड़ने के लिए, ठीक है, ये चीज़। अब आप समझ गए। अब ये तो थी,
यानी कि ये प्रासंगिक थी आदर्श आचार संहिता। लेकिन क्या हुआ है कि अभी इसमें भी चुनौतियां आ गई, और वो चुनौतियां कौन लाया? डिजिटल युग। समझ रही? ऐसे आपको बताना है कि आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य क्या था। आदर्श आचार संहिता को बाधित करने में डिजिटल युग की क्या भूमिका है। हालांकि और भी कई सारी समस्याएं थी या और भी कई सारी समस्याएं, लेकिन उसमें डिजिटल युग की क्या भूमिका है, यानी कि डिजिटल युग कैसे से चुनौती दे रहा है। तो आप बताइए कि एक तो क्षेत्राधिकार का मुद्दा है, फेक न्यूज़ का मुद्दा है, पेड न्यूज़ का मुद्दा है, साथ ही उसमें डाटा का मानकीकरण नहीं है ना, साइबर अपराध की समस्या है, ये समस्याएं हो गई। इनको दूर करने में सरकार ने क्या उपाय किए, चुनाव आयोग ने क्या उपाय किए, वो बता दीजिए। और फिर आप निष्कर्ष दीजिए, और निष्कर्ष जो दें वो भविष्यगामी दें। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कहीं पे भी हमें आदर्श आचार संहिता को डिटेल में नहीं बताना है। क्लियर? उम्मीद है आप ये बातें समझ गए। और ये लोकल लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं बताना है। हथकंडे, आपादापी, ये नॉर्मल लोग लिखते हैं जो घर परिवार में होते हैं, या मोहल्ले के लोग होते हैं, या न्यूज़पेपर वाले होते हैं। इसीलिए कई बार होता है हम लोग न्यूज़पेपर में भी सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर को कौन पढ़ेगा? रिक्शा वाला पढ़ेगा, और आप एक IAS एस्पायरेंट हैं, तो आपके जो विचार हैं वो रिक्शे वाले से अलग होने चाहिए, क्योंकि आपको एक जिला चलाना है। ठीक है ना? आदर्श आचार संहिता को प्रभावी बनाने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाए, ये नहीं आपको पॉइंट डालना है। वीवीपैट ये भी नहीं डालना है, ये पॉइंट आपका एक आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको नहीं डालना है। डिजिटल से रिलेट करके इन सबको डालो पॉइंट को। ठीक है, तो एक बार इसका आप उत्तर फ्रेम फिर से देखिए, और एक बार ऑडियो फ्रेम देखिए, और जिन बच्चों ने लिखा है उनके भी आंसर आप एक बार सुनिए। समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं। उम्मीद है आप समझ गई कि वास्तव में इस प्रश्न को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।